नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आपने, मैंने, सभी ने, जितने भी कोर्ट में जाते हैं, जज से उनका सामना होता है, न्यायपालिका का व्यवहार देखते हैं, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो 64 टाइम्स 64 बार अदालत में नहीं गया और उसके खिलाफ बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकला, या उसको एक्स पार्टी करके उसके खिलाफ ऑर्डर पास नहीं कर दिया गया? नहीं हुआ होगा। एक के साथ हुआ है। वो है हमारे देश के न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमान अली राजा जी। एडीजे ने 12 साल तक नहीं दिया अपनी बीवी को गुजारा भत्ता। हाई कोर्ट ने दिए 6 महीने में पूरा भुगतान करने निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एटा के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र पद पर कार्यरत श्रीमान अली रजा के वेतन खाते से प्रत्येक माह 20,000 रुपये उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में भेजने का निर्देश दिया है निर्देश। अभी मिलेगा नहीं, कब मिलेगा? न्यायपालिका हमारे यहाँ आगे। कोर्ट ने प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश सोनभद्र को 3 सप्ताह में 50,000 रुपये वाद खर्च सहित पूरा बकाया 6 माह में भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। जो जज 12 साल के अंदर 64 डेट्स लगी कोर्ट के अंदर नहीं गया, क्या वो दे देंगे? ये आप और मैं थोड़ी हैं जो उठा के जेल के अंदर बंद कर देंगे, लगा देंगे कैप्टन एक और कि लाओ जी इनका पैसा निकालो यहां से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाएगा अगर पैसा नहीं देंगे तो। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने शबाना बानो की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी जिसे पत्नी के कानूनी अधिकारों की जानकारी है, न्यायिक अधिकारी, उसने गुजारा भत्ता देने की बजाय कानूनी प्रक्रिया में उलझाए रखा। जो जज अपने खिलाफ चलते मुकदमे के अंदर कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल कर रहा है, वो और को क्या न्याय देगा? जिस जज को न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना नहीं आता, संविधान का सम्मान नहीं किया, उसने कानून का सम्मान नहीं किया, कानून के आदेशों का सम्मान नहीं किया, तो वो क्या उस पद के बैठने के लायक है? आज तक उन्होंने क्या किया होगा? पारिवारिक न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्नी को गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया। ऐसा करके पति ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, जज रहते हुए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई जारी रख न्याय में देरी की। पत्नी सहानुभूति पाने की अधिकारी है। कोर्ट ने कहा पत्नी अर्जी दाखिल करने की तारीख से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और याचिका में गुजारा भत्ता बढ़ाने की भी मांग की गई थी। क्या ऐसे व्यक्ति को जज की कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? अगर वो बैठ सकते हैं तो आप क्यों नहीं बैठ सकते भाई? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? कौन नहीं बैठ सकता? इससे अच्छा तो हमारा जो देश की पहले न्याय प्रक्रिया थी सैकड़ों साल पहले की, कि उस पद पर सिर्फ वही विराजमान होगा जो नैतिक और हर तरह से की दृष्टि से उज्जवल होगा, उच्च होगा, संस्कार के हिसाब से, नैतिक के हिसाब से, सामाजिक मूल्य पहले खुद पे धारण करेगा। वो दोनों का निकाह 4 मई 2002 को हुआ था। 2025 चल रहा है, सिर्फ 23 साल हुए हैं। लेकिन 2013 में याचिका कहना था कि शादी के समय अली राजा सिविल जज थे। जिस टाइम सिविल जज थे उस समय उन्होंने शादी की थी। शादी में 30 लाख रुपए खर्च किए, याची मतलब कि पत्नी की तरफ से,
निकाह, इंडिका कार भी दी उस टाइम, फिर भी 20 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे। अब एक जज के ऊपर अगर उनकी पत्नी ये आरोप लगा रही है तो आरोप मिथ्या तो नहीं हो सकते। इतनी बात तो हर आदमी समझ सकता है कि जज के ऊपर आरोप लगाना आसान नहीं है। दोनों के 4 बच्चे हैं। हमारे 2 बच्चे का इंदिरा गांधी ने कब कहा था? इमरजेंसी के टाइम में। आज भी जज साहब अली रजा, जो संविधान को जानते हैं, कानून को जानते हैं, आज भी 4 बच्चे करके बैठे हुए हैं। लगातार कानून का उल्लंघन है, लगातार संविधान का पालन कहीं नहीं है, सम्मान तो है ही नहीं कानून कहीं पे भी। जो पति के साथ ही हैं, पति ने याची को 18 नवंबर 2013 को घर से निकाल दिया। 2002 में शादी हुई, 4 बच्चे पैदा किए, 11 साल के बाद ही उनको घर से निकाल दिया। क्या सिर्फ 4 बच्चे पैदा होने की वेट हो रही थी क्या? और 2 दिसंबर, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही तलाकनामा भेज दिया। इतनी जल्दी भाई? तैयारी पहले से होगी पूरी पूरी। याची ने झूठे आरोपों को डाक से जवाब भी भेजा। बाद में सीआरपीसी की धारा 125 में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में 15 जनवरी 2014 से 64 बार सुनवाई की तारीखें लगी, लेकिन पति नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हुआ। यही तो हम कह रहे हैं कि इतने नोटिस मेरे को मिलते, आपको मिलते, किसको मिलते? किसी को नहीं मिलते। बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, वकील को पैसे देते, अपनी जमानत कराते, उठा के जेल बंद कर देते, वहाँ से फिर पैसा खर्च करते लाखों रुपये, फिर वहाँ से बाहर आते या नहीं आते, क्या गारंटी? अतुल सुभाष को अगर इतने बेनिफिट्स दिए होते, उसको अगर छूट दी होती, तो क्या सुसाइड करता वो? कि बेंगलोर से जब जाता था जौनपुर, तो ऐसे ही अतुल सुभाष लोग सुसाइड कर लेते हैं। पर ये इन्होंने सुसाइड क्यों नहीं करी है? क्योंकि इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। दोनों फैमिली मैटर है। एक को 64 टाइम कोर्ट के अंदर नहीं गया, पर कुछ नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसे उठा के जेल में बंद क्यों नहीं किया गया? अगर मेरी बात मानते हैं तो आप भी इसी एक पॉइंट को उठा के सुप्रीम कोर्ट लेटर भेज दीजिए आप, और इस एक खबर को संभाल के रखिए। जब भी आपके खिलाफ कोई नोटिस आए कि आप कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए, तो बोलना, जैसा भी आपके कोर्ट के जज साहब ही नहीं आ रहे, तो हमारे पे क्यों बेलेबल वारंट निकाला जा रहा है? पहले अपना सिस्टम ठीक करो, पहले अपने सुधारो, तब मेरे को गिरफ्तारी करो, नोटिस दो आप। वो नहीं आया तो मैं भी नहीं आता। कहना सीखिए। मौका पड़ा मैं कहूंगा इस बात को। मामला मीडिएशन में भेजा गया। पति ने 35 बार सुनवाई टलवाई। अंतरिम भत्ता की अर्जी पर 47 तारीख लगी। पति निष्पादन अदालत में हाजिर नहीं हुआ और ना ही भत्ते का भुगतान किया। कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय की भी अदालती कार्रवाई की लेकर आलोचना करी। जज मिल गए आपस में। इस एक चीज के अंदर हर फैमिली कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ने वाले के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट है इसके अंदर। इस अखबार की कटिंग को संभाल के रखे, अपने अपने मुकदमों के अंदर इस अखबार की कटिंग को भेज दे कि पहले अपना घर सुधारो, बाद में हमें सुधारने की कोशिश करना, बाद में मेरे को जेल भेजना, बाद में मैं नहीं आता कोर्ट के अंदर कि बाद में मेरे को जेल भेजना। इस तरह कहने की हिम्मत कीजिए आप में से 4 ने अगर किसी एक जज के सामने कह दिया तो आवाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। जब आप लोगों को मरना ही है, जब आप लोगों को पता है कि सिर्फ शादी की या कोई क्राइम नहीं किया, पर सजा भुगत रहे ना आप लोग, तो अब अपने दिल से डर निकालिए। मैं फिर कहता हूं, इन अखबारी कटिंग को निकालिए। कल ही अपने अपने मुकदमे में, चलते मुकदमे में ये लगा के भेज दी साथ में कि पहले इनको सुधारो, बाद में हमारे को बात करना। फिर आप फैमिली कोर्ट की उन्होंने खुद आलोचना की हाई कोर्ट ने कि सही ढंग से काम नहीं कर रही है। एक एक लाइन का, एक एक वर्ड के जितना उसको विस्तार से लिख सकते हैं उसके बारे में आप लिख के भेजिए। आप अतुल सुभाष बनना हो तो मर्जी है आपकी, हिम्मत कीजिए कुछ करने की। इन
इनके कंधे पर रख के अपनी बंदूक चलाइए। जज कुछ नहीं कहेगा आपसे, आजमा के देखिए, आप शक पकाएगा, सोचेगा कि क्या करे, उसका आपके पत्र का जवाब कैसे दे वो। और ये लेटर आपने वादी के नाम नहीं लिखना, आपने कोर्ट को इंगित करते लिखना आपने ये, कि जब इन जज साहब को 64 टाइम तक आपने कुछ नहीं किया तो मेरे को क्यों आप 4 डेट के अंदर ही उठा के जेलें बंद करने की धमकी दे देते हो आप। जब वो बत्तन दे रहे 125 के तहत, तो हमें क्यों तंग किया जा रहा है। एक एक पॉइंट को लिख के दे भेजिए आप। ये हमारे सिस्टम का हाल है। मां भी उसी बच्चे का दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। आप अभी रो नहीं रहे, सिर्फ अपने केस को ले लेके घर में बैठ के विलाप कर रहे हैं। विलाप करने में और सड़क के ऊपर चीखने चलाने में अंतर होता है। अपने केस को सड़क पे लेकर चीखने चलाने की कोशिश, हिम्मत पैदा कीजिए, जज से फाइट कीजिए आप। आपका वकील जज से उतनी फाइट नहीं करेगा और ना कर पाएगा जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस रद्द होने की डर होता है उनके ऊपर। अपने वकील से अपने तालमेल बिठाइए, उसे बोलिए कि मैं चलाऊंगा, आप मेरे को बचाना। आप जो मर्जी करना, वकील से सेटिंग कर लीजिए, पहले सारी बातें कर लीजिए पहले कि भैया जी अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं कोर्ट के अंदर आज जाऊंगा तो आज फैसला लेकर ही आऊंगा, इस मोड से जाऊंगा और मैं कोर्ट से बहस करूंगा। कंटेम्प्ट लगती है तो उसको फेस करना, उसको झेलना काम आपका है। कुछ इस तरह की हिम्मत कीजिए। और मैं फिर कहता हूं, अपने अपने मुकदमे के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन लगाइए आप। जज आपका केस उस दिन नहीं सुनेगा जिस दिन ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अगर पूरे सभी की हो रही होगी तो उसे बैठना मजबूरी हो जाएगा। अगर न्याय चाहिए तो पारदर्शिता, जवाबदेही की मांग कीजिए। रिकॉर्डिंग होने से जज क्या कह रहा है, आपका वकील क्या कह रहा है, अपोजिट लॉयर क्या कह रहा है, अपोजिट पार्टी कितना झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, सब रिकॉर्ड होगा उसके अंदर। और एक झूठ को दोबारा बोलने के अंदर डिफर आ जाता है, पकड़ में आता है, सच सच रहता है। डिमांड कीजिए, मांग कीजिए, हिम्मत कीजिए। धन्यवाद आपका।